दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 दिसंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों साथ ही आपको ये भी बता दूं कि अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस का विज्ञापन देना चाहते हैं, यानी कि आप अपने बिजनेस को दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके बिजनेस के बारे में बिहार के लोग जान सके, तो आप अभी हमारे नंबर पर संपर्क करें और अपने बिजनेस को प्रमोट करें। जी हाँ, केडीबी लाइव की ऑफिशियल नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस नंबर पर संपर्क करके आप केडीबी लाइव को अपना विज्ञापन दे सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि आज बिहार में कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना एक बार फिर से दुनिया में दस्तक दे दी है और कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। इसी बीच बिहार से बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि बिहार में भी कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं जो नए वेरिएंट के हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, ऐसा लगता है कि फिर अब सब लोगों को अपने घर में बैठने का वक्त आ गया है, क्योंकि बिहार के गया में कोरोना के 4 मरीज मिले हैं जो नए वेरिएंट के हैं। जब बिहार के गया में कोरोना का ब्लास्ट हुआ है, एक साथ 4 विदेशी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आरटीपीसीआर जांच में सभी के पॉजिटिव होने की बात सामने आई है। इसके बाद सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार गया एयरपोर्ट पर हुई आरटीपीसीआर जांच के बाद ये बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि चारों विदेशी में एक थाईलैंड, 2 इंग्लैंड और 1 म्यांमार के हैं। ये बोध गया के लिए आए हैं। इसी क्रम में गया एयरपोर्ट पर 2 से 5% विदेशियों की कोरोना को लेकर के आरटीपीसीआर जांच होती है। इसी आरटीपीसीआर जांच में सभी चारों विदेशी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते कुछ सालों में हमने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हुई कई बड़ी चुनौतियों पर विजय पाई है, जीत पाई है। सबका प्रयास की इसी भावनाओं के साथ हम कालाजार और टीबी उन्मूलन की दिशा में भी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमने भारत से चेचक, पोलियो और गिनी वर्म जैसी बीमारियों को समाप्त करके दिखाया है। उन्होंने कहा है कि इसका पूरा श्रेय हमारे डॉक्टरों, विशेषज्ञों, चिकित्सकों, वैज्ञानिकों और देशवासियों की इच्छा शक्ति को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं एक और चुनौती के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो अब समाप्त होने की कगार पर है। ये चुनौती, ये बीमारी है कालाजार। इस बीमारी का परजीवी बालू मक्खी के काटने से फैलता है। जब किसी को कालाजार होता है तो फिर उसे महीनों तक बुखार रहता है, खून की कमी हो जाती है, शरीर कमजोर पड़ जाता है और वजन भी घट जाता है। ये बीमारी बच्चों से लेकर के बड़ों तक किसी को भी हो सकती है। इसीलिए सबके प्रयास से कालाजार नाम की ये बीमारी अब तेजी से समाप्त होती जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। यह नया साल आने वाला है। नए साल का आगाज कोहरे और शीतलहर के बीच होने वाला है। हालांकि बीते 2 दिनों में कुछ जगह बारिश होने के कारण तापमान में थोड़ी वृद्धि देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान किशनगंज का रहा है। किशनगंज का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पटना और आसपास के इलाकों में सतह से 5 किलोमीटर ऊपर पछुआ और उत्तर पछुआ हवा चलने से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। राजधानी पटना में भी मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटे में सबौर, नवादा, औरंगाबाद, गया, सहरसा, बांका, जमुई में तापमान में गिरावट रहा है। हर दिन सुबह पटना समेत बिहार के कई शहर कोहरे के आगोश में समाये रहते हैं। जब कोहरे के कारण पहले से ही कई फ्लाइट और ट्रेनें भी रद्द हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगले 1 से 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा, जब कोहरा छाया रहेगा और तापमान और भी ज्यादा गिर सकता है। खास करके उत्तर बिहार में कोहरे का प्रभाव जारी रहेगा। हालांकि बीते 24 घंटे में पूर्णिया, कटिहार और समस्तीपुर, सिवान, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है, जब बारिश होने के कारण हल्की कनकनी कम है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप बिहार के सीमांचल क्षेत्र में हैं तो नए साल में दार्जिलिंग की सैर का प्लान कर सकते हैं आप। यूँ तो दार्जिलिंग हमेशा ही पर्यटकों को लुभाता रहा है, पर आप यहाँ टॉय ट्रेन का आनंद लेना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मतलब कि न्यू ईयर मनाने के लिए कहीं जाना चाहते हैं तो फिर आप दार्जिलिंग जा सकते हैं। जी हाँ, पूर्वोत्तर सीमा रेल ने क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन के दौरान दार्जिलिंग हिमालय रेलवे की टॉय ट्रेन सेवा के तहत 4 स्पेशल जॉय राइड संचालित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों
बात करते हैं कि देश में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। ऐसे में लोगों को अब कोरोना का डर सताने लगा है। जब कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाई लेवल बैठक की थी, जब इसमें राज्य सरकारों को कोरोना को लेकर के एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए थे। आपको बता दूं कि यूपी के आगरा में चीन से लौटा एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं अब बिहार के गया में 4 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जो आपको पहले भी इस वीडियो में बताया गया है। इसके बाद तो हरकत मचा हुआ है, जब प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में हत्या के एक खौफनाक मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। यहां पुलिस ने एक ऐसे हत्यारे को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी बहन की प्रेमी को काट करके कुत्तों को खिला दिया। यह हत्यारे ने सबके बचे टुकड़े को गंगा नदी में बह दिया। दरअसल युवक अपनी बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज था। इसके बाद उसने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए प्रेमी के सब के टुकड़े करके कुत्ते का खिला दिया गया। आरोपी युवक ने पुलिस की हिरासत में आने के बाद कबूल कर लिया है कि उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर के बहन की प्रेमी की गला दबा करके हत्या कर दी। इसके बाद लाश को टुकड़ों में काट करके कुत्तों को खिला दिया। बाकी बचे हुए टुकड़े को गंगा नदी में बहा दिया। उसकी लाश अब नहीं मिलेगी। घटना की जानकारी होने के बाद लोग आरोपी युवक की जमकर की पिटाई कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरीके से उसे गुस्साई भीड़ से बचाया। जब तब आरोपी ने सारे राज पुलिस के सामने उगल दिए। तो दोस्तों बात करते हैं कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी और पलायन की मार झेल रहे बिहार के युवाओं का दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन जन स्वराज अभियान पर निकले प्रशांत किशोर ने बिहार की दुखती रग पर हाथ धर दिया, जब वे बिहार के युवाओं और फिर किसानों के दर्द को आवाज दे रहे हैं। पूर्वी चंपारण के मधुबन प्रखंड के गांव में पद यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने बिहारी समाज के दर्द को आवाज दी है। जब बिहार में पेपर लीक होने के से लेकर के भी प्रशांत किशोर ने भी गंभीर सवाल खड़ा किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में अब प्रतिभाशाली युवाओं को नौकरी मिलना मुश्किल हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गया में एक निजी अस्पताल में यानी कि प्राइवेट अस्पताल में अनोखी शादी देखने को मिली है। अक्सर आपने इस तरह की कहानी फिल्मों में ही देखी होगी, लेकिन हकीकत बिहार के गया जिला में सामने आया है। अस्पताल में एक बीमार मां ने अपने अंतिम समय में घर वालों के सामने तुरंत बेटी की शादी कराने की शर्त रख दी। इसके बाद अस्पताल के आईसीयू में ही मां के सामने विवाह संपन्न हुआ। रविवार को 2 घंटे बाद महिला की जान चली गई। मामला आशा सिंह मोर मजिस्ट्रेट कॉलोनी के पास में स्थित अर्स हॉस्पिटल का है। इस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती पूनम कुमारी वर्मा ने परिवार वालों के सामने शर्त रख दी कि उनकी बेटी चांदनी कुमारी की शादी उनके जिंदा रहते ही कर दी जाए। चूंकि पूनम कुमारी वर्मा कई दिनों से बीमार थी, सीरियस होने के बाद उन्हें अर्स हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने मरीज की हालात को गंभीर बताते हुए कहा कि किसी भी समय मौत हो सकती है। जब भर्ती मरीज पूनम कुमारी वर्मा जिले के गुरुडार प्रखंड के बाली गांव के निवासी ललन कुमार की पत्नी पूनम कुमारी वर्मा है। ऐसी हालात में मरीज पूनम कुमारी वर्मा ने परिवार वालों को बताया है कि चांदनी कुमारी की एंगेजमेंट 26 दिसंबर को गरुआ प्रखंड के सलेमपुर गांव निवासी भारतीय सेना से सेवानिवृत्त विद्युत कुमार अंबेडकर एवं नीलम कुमारी के इंजीनियर पुत्र सुमित गौरव के साथ हुई थी। इधर लड़की की मां की जिद के कारण दोनों की शादी एंगेजमेंट के निर्धारित तिथि के 1 दिन पहले ही कर दी गई। जब दुखद बात यह रही कि शादी के महज 2 घंटे बाद ही लड़की की मां का निधन हो गया। इसके बाद सभी की आंखें नम हो गई। दोस्तों बात करते हैं कि चीन, अमेरिका, जापान समेत कुछ देशों में कोरोना के नए वेरिएंट के कारण बढ़ते मामलों के बीच भारत में इस महामारी की अगली लहर को लेकर के चिंता बढ़ गई है। कोविड-19 से संक्रमण से बचाव को लेकर के भारतीय उद्योग जगत भी अब सतर्क रुख अपना रहा है। इस बीच कई कंपनियां फिर वर्क फ्रॉम होम यानी कि कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाज़त देने के विकल्प पर विचार कर रही है। अगर देश में कोरोना संक्रमण के चलते हालात बिगड़ते हैं तो फिर टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनियां कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दे सकती है। जब पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। दरअसल चीन में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में मामले बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक अधिकारी ने कहा है कि कोविड की खबरें ऐसे समय में आ रही है जब पहले से ही वैश्विक मंदी की आशंका को लेकर के कंपनियां नई भर्तियां नहीं कर रही है। वहीं मौजूदा हालात के चलते पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की चिंताएं बढ़ गई है। इन सब के बीच राहत की बात यह है कि भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट आ रही है। केंद्र ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि अस्पतालों में
मेडिकल ऑक्सीजन उपकरण समेत कोविड उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा दुरुस्त और रिजर्व रहें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार कृषि विभाग को हाईटेक करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। इसको लेकर के तमाम ऐतिहासिक फैसले भी लिए जा रहे हैं। किसान अभी तक कृषि उपकरणों के खराब होने और फिर उससे संबंधित समस्याओं को लेकर के लगातार कृषि की दुकानों और फिर उसे ठीक करने के लिए संस्थानों का चक्कर लगाना पड़ता है। इसके कारण किसानों की फसल पर भी प्रभाव पड़ता है। बिहार सरकार चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 कृषि यंत्रों की मरम्मत ऑन द स्पॉट करने की प्लानिंग कर चुकी है। इसके लिए विभाग की ओर से एक कार्य योजना तैयार की गई है। इसके तहत आने वाले दिनों में भोजपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया के किसानों को प्रशिक्षित करने का काम किया जाएगा। साथ ही इसे लेकर के 3 साल के अंदर सभी पंचायतों के लिए एक एक तकनीशियन को तैयार किया जाएगा। जब बिहार सरकार का कृषि विभाग इस पर 2 करोड़ 76 लाख रुपए की राशि आवंटन करेगा। योजना के तहत कृषि यंत्र मरम्मत के लिए राज्य भर में 8400 प्रशिक्षित तकनीशियन होंगे। कुल मिलाकर के बिहार के सभी पंचायत में सहायक तकनीशियन भेजे जाएंगे। तकनीशियन पंचायत में जाकर के किसानों को प्रशिक्षित करने के साथ उनके मशीन को ठीक करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से एक विशेष मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है, जिसके जरिए किसान अपने मन मुताबिक तकनीशियन से संपर्क कर सकेंगे। बिहार सरकार ने कृषि यंत्र निर्माताओं को भी तकनीशियन बहाल करने की अनुमति दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद से राज्य में यानी कि बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस मुद्दे पर लगातार ही विपक्ष के नेता नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। इसी क्रम में अब राज्य के यानी कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं सांसद सुशील कुमार मोदी ने शराबबंदी के मुद्दे पर नीतीश सरकार से 7 सवाल का जवाब मांगा है। सुशील कुमार मोदी ने 7 सवाल पूछे हैं। सुशील कुमार मोदी ने पहला सवाल किया है कि उत्पाद एवं मद्य निषेध कानून की धारा 34 के अंतर्गत जहरीली या फिर नकली शराब बेचने वालों को जब उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, तब सरकार बताए कि 6 साल में कितने लोगों को ऐसी सजा दिलाई गई। दूसरा सवाल उन्होंने किया है कि शराबबंदी कानून की धारा 42 के तहत जहरीली शराब बेचने वालों कितने लोगों से मुआवजा वसूला गया। तीसरा सवाल था कि शराब पीने के कारण जिन 3.5 लाख लोगों पर अपराध की दर्ज हुई है, उनमें से कितने लोगों को सरकार सजा दिला पाई और ऐसे मामले में कन्विक्शन रेट क्या है। चौथा सवाल सुशील कुमार मोदी ने पूछा है कि हाईकोर्ट के आदेश अनुसार सरकार जहरीले शराब पीने वालों का उपचार करने के लिए अब तक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर क्यों नहीं बनाया गया। 5वां सवाल पूछा है कि शराब बनाने, बेचने और फिर पीने वालों की जानकारी पाने के लिए जो टोल फ्री नंबर बिजली के पोल पर लिखवा करके सार्वजनिक किए गए थे, उन पर कितनी शिकायतें मिली और क्या कार्रवाई हुई। 6वां सवाल है कि शराबबंदी लागू करने के बाद राज्य भर में जो नशा मुक्ति केंद्र खोले गए थे, उनमें से कितने सक्रिय हैं और ये कितने लोगों को नशे की आदत से मुक्त करा पाए हैं। 7वां सवाल है कि शराब खोरी के खिलाफ जो जागरूकता अभियान शुरू किया गया था, वह बंद क्यों हो गया। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सरकार को ईमानदारी से इन सवालों का जवाब देना चाहिए ताकि शराबबंदी कानून लागू करने में जो गलतियां हुई है उन्हें सुधारा जा सके। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी किसी हाल में किसी भी मौका छोड़ने को तैयार नहीं है। कुरुनी उपचुनाव में जीत के बाद भाजपा के हौसले बुलंद है। अब तो राष्ट्रीय स्तर पर संगठन मंत्री बिहार के नेताओं के साथ रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी की पूरी रणनीति पर महागठबंधन ने नजरें जमा करके रखी है। 2025 के लिए अभी से ही चुनावी बिसात बिछने लगी है। जी हां, अगस्त के महीने में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी सरकार के सहयोगी से विपक्ष की भूमिका में आ गई है। बीजेपी बदलाव से इस कदर तिल मिलाई कि बीजेपी ने चुनाव की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। जब भाजपा ने रणनीति बनाई है, 2 दिनों की मैराथन बैठक में महागठबंधन के खिलाफ रणनीति बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए कमर कस ली है, जिस पर रणनीति बनाई जा रही है। इसको लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने 2 दिनों तक बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ बैठक की। जब भाजपा के वरिष्ठ नेता विधायक नीरज कुमार बबलू से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। नीरज बबलू का मानना है कि बिहार में मुद्दों की इस वक्त कोई कमी नहीं है। अपराध चरम पर है, जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार का कामकाज ठप है। इस सरकार को बाहर करने का मन जनता ने बना ही लिया है। दोस्तों बात करेंगे कि आज पूरी दुनिया में भारत से कई चीज़ें निर्यात की जा रही है। उन्हीं में से एक है शकरकंद।
आलू की तरह दिखने वाला शकरकंद भारत समेत पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। ऐसे तो दुनिया भर में शकरकंद निर्यातकों की लिस्ट में भारत छठे नंबर पर है, लेकिन जिस तरीके से किसान इसकी खेती पर जोर दे रहे हैं वह दिन दूर नहीं जब हम चीन को भी पछाड़ करके निर्यातकों की लिस्ट में पहले नंबर पर होंगे। यह भारत के कई राज्यों में इसकी खेती जबरदस्त तरीके से हो रही है और किसान इसकी फसल से मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। अभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप शकरकंद की खेती करके आम फसलों के मुकाबले ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। यह शकरकंद की खेती करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ज़मीन की मिट्टी की पहचान करनी होगी। अगर आपकी ज़मीन की मिट्टी बहुत ज़्यादा कठोर और पथरीली है या फिर आपके खेत में जल भराव की समस्या है तो फिर आपके लिए शकरकंद की खेती करना मुनासिब नहीं होगा। या वहीं अगर आपके खेत की मिट्टी का पीएच मान 5.8 से 6.8 के बीच है तो फिर आप शकरकंद की खेती बहुत आराम से कर सकते हैं। या शकरकंद की खेती करते समय सिंचाई का बहुत ध्यान रखना होता है। यदि आपने गर्मियों में इसके पौधे लगाए तो फिर रोपाई के तुरंत बाद पानी नहीं देना चाहिए। कोशिश करें कि सप्ताह में सिर्फ एक बार ही इसकी सिंचाई करें। वहीं अगर बारिश के मौसम में आपने शकरकंद की खेती की है तो फिर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को केंद्र की सत्ता से बाहर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसके लिए वे देश के तमाम भाजपा विरोधी दल को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस विपक्षी एकजुटता से पहले एक बार विपक्षी दलों में फूट सामने आ गया है। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र को तय समय से पहले खत्म होने पर जदयू ने भाजपा को जिम्मेदार माना है। वहीं कांग्रेस ने इसके लिए डीएमके, बीजेडी समेत कई क्षेत्रीय विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल संसद की शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि समय से पहले संसद के स्थगित होने के पीछे डीएमके, बीजेडी समेत कई क्षेत्रीय विपक्षी दलों की मांग थी। इन क्षेत्रीय दलों का कहना था कि जब कोई विधेयक सरकार के पास नहीं है, कोई विधायी कार्य नहीं है तो फिर सत्र खत्म कर दिया जाए। उन्होंने कहा है कि ये मांग पहले दिन से ही कई विपक्षी दल उठा रहे थे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की ये मांग कभी नहीं थी और अब सरकार को कोविड का बहाना मिल गया है। दोस्तों अब खबर सासाराम से है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने शराबबंदी को लेकर के भाजपा पर हमला बोला है तथा कहा कि भाजपा के लोग ही शराब का कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर व्यवसायी वर्ग के लोग भाजपा में ही हैं जो शराब का बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने सासाराम में अपने दौरा के क्रम में कहा कि इसकी जांच हो रही है कि जब जब सदन चलती है ठीक उसी समय बिहार में जहरीली शराब का कांड हो जाता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा की साजिश है। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष विजय चौधरी के रिश्तेदार के यहाँ भी शराब पकड़ा गया। इससे साबित होता है कि भाजपा के लोग शराबबंदी को असफल करने के प्रयास में लगे हुए हैं तथा सरकार को बदनाम करने के लिए ही ये सब किया जा रहा है। जब बिहार के मंत्री ने कहा कि गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में जब शराब पीने से लोगों की मौत होती है तो फिर कुछ जांच नहीं होती है, जबकि बिहार की घटना के बाद मानवाधिकार की टीम भेज दी जाती है जो बताता है कि केंद्र सरकार किस तरीके से सरकारी संस्थानों का इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए कर रही है। दोस्तों अब करेंगे सेहत की बात। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि केडीबी लाइव की डेली न्यूज़ में एक न एक न्यूज़ सेहत की होती है, तो अभी हम बात करेंगे फिर सेहत की बात। तो बात करते हैं कि अक्सर यही माना जाता है कि पाचन संबंधित समस्याएं गर्मी में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्दी में भी लोगों को पाचन संबंधित समस्याएं बेहद परेशान करती है। इस मौसम में लोगों को गैस, एसिडिटी और पाचन संबंधित समस्या बेहद परेशान करती है। सर्दी में पाचन की समस्या होने का सबसे बड़ा कारण तापमान का कम होना है। सर्दी में बॉडी को खुद को गर्म करने के लिए अतिरिक्त कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। अतिरिक्त कैलोरी की मांग से पाचन तंत्र बेहद सक्रिय हो जाता है और भूख ज़्यादा लगती है। जब भूख ज़्यादा लगने से लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, जिससे पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और पाचन धीमा हो जाता है। पाचन धीमा होने की वजह से सर्दी में सीने में जलन, बदहजमी और पेट खराब होने की समस्या ज़्यादा रहती है। इस मौसम में जिन लोगों का पाचन खराब रहता है, अगर वे गोभी का सेवन करें तो फिर परेशानी और ज़्यादा बढ़ने लगती है। सर्दी में जिन लोगों का हाजमा खराब रहता है, वे भूल कर भी गोभी का सेवन नहीं करें। एक रिपोर्ट के मुताबिक गोभी एक ऐसी सब्जी है जिसका सर्दी में लोग ज़्यादा सेवन करते हैं। आप जानते हैं कि जिन लोगों का डाइजेशन खराब रहता है उन्हें गोभी का सेवन नहीं करना चाहिए। गोभी का सेवन करने से डाइजेशन से में परेशानी होती है और फिर गैस की समस्या बढ़ने लगती है। इसमें रेफिनोज होता है जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। रेफिनोज सब्जियों में नेचुरल रूप से मौजूद होता है, लेकिन इसे शरीर
ब्रेक नहीं कर पाता है और फिर शरीर में एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है। अगर सर्दी में आपको भी पेट से जुड़ी हुई समस्या रहती है तो फिर आप गोभी का सेवन बिल्कुल भी ना करें, बंद कर दें। कई रिसर्च में ये बात सामने आ चुकी है, जहाँ थायराइड के मरीज की परेशानी भी गोभी का सेवन नुकसानदायक है। थायराइड के मरीज सर्दी में फूल गोभी का सेवन बिल्कुल भी ना करें, जब फूल गोभी का सेवन करने से T3 और T4 हार्मोन बढ़ने का खतरा अधिक रहता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से भ्रष्टाचार में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में वापस जांच शुरू कर दी है। यह मामला रेलवे प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार से संबंधित है। जैसे ही सीबीआई ने भ्रष्टाचार को लेकर के लालू के खिलाफ जांच शुरू की, गुस्साए आरजेडी नेताओं ने केंद्र की सत्ताधारी भाजपा पर जुबानी तीर शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर बदले की कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। दरअसल सीबीआई ने साल 2018 में रेलवे प्रोजेक्ट के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के छानबीन शुरू की थी, मगर 3 साल बाद साल 2021 में जांच बंद कर दी गई थी। आरोपियों में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की बेटियां चंदा यादव और रागिनी यादव का नाम भी शामिल है। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार की सियासत में जबरदस्त उलटफेर देखने को मिला है। जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ करके फिर से पुराने साथी आरजेडी से हाथ मिला लिया था, जिसके बाद आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई के बदले की कार्रवाई मान रहे हैं। सीबीआई का कहना है कि लालू प्रसाद यादव ने रियल एस्टेट चीफ डीएलएफ ग्रुप से रिश्वत के रूप में दक्षिण दिल्ली की एक संपत्ति प्राप्त की थी, जो मुंबई में रेल भूमि पट्टा प्रोजेक्ट और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट में दिलचस्पी रखती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हीं आरोपों को लेकर के सीबीआई ने अपनी जांच फिर से शुरू कर दी है। दोस्तों बात करते हैं कि 3200 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय करके भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है, लेकिन इस समय इस यात्रा में जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है कि राहुल गांधी इतनी ठंड में भी टी शर्ट पहन करके क्यों चल रहे हैं। जब बीजेपी द्वारा पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने जवाब दिया है। राहुल गांधी ने बताया है कि उत्तर भारत में पड़ रही इतनी ठंड में भी आखिर वह टी शर्ट पहन करके क्यों चल रहे हैं। आखिर इस बात का क्या राज है कि उन्हें ठंड नहीं लगती। इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने गरीब मजदूरों का उदाहरण देते हुए भाजपा पर तंज कसा है। आपको बता दूं कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भारत जोड़ो यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा था कि राहुल गांधी सेना को बताएं कि ऐसी कौन सी दवा खाते हैं कि वे इतनी ठंड में भी टी शर्ट पहन करके चलते हैं। उनके इस सवाल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जवाब दिया है। राहुल गांधी ने दिल्ली में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वे लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे ठंड क्यों नहीं लगती, मैं इतनी ठंड में भी टी शर्ट पहन करके क्यों चलता हूं, लेकिन वे यही सवाल मजदूर, किसान और गरीब बच्चों से क्यों नहीं पूछते। उन्हें यह सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए जो गर्म कपड़े नहीं खरीद सकते। मैं 2800 किलोमीटर पैदल चल चुका हूं, लेकिन मेरा मानना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। यह किसान हर दिन इतना पैदल चलते हैं, खेतीहार मजदूर, कारखाने के मजदूर पूरे भारत में ऐसा करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 459 करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश के 30 नए प्रस्ताव आए हैं। बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 44वीं बैठक में इन निवेश प्रस्तावों को वित्तीय क्लियरेंस दे दी गई है। ज्यादातर निवेश के प्रस्ताव पटना जिले के सिकंदरपुर और मुजफ्फरपुर के औद्योगिक क्षेत्र के लिए हैं। बिहार और दूसरे राज्य के उद्योगपतियों ने कपड़ा, राइस, फूड प्रोसेसिंग आदि क्षेत्रों में निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। इस बैठक में स्टेज 1 क्लियरेंस के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक निवेश से संबंधित कुल 29 प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। इन प्रस्तावों के जरिए बिहार के विभिन्न जिलों में 430 करोड़ रुपए के निवेश करने की मंशा जाहिर की गई है। निवेश प्रस्ताव में अधिकतर प्रस्ताव राइस, खाद्य प्रसंस्करण और सामान्य विनिर्माण क्षेत्र में बताए जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सड़क हादसों की संख्या कम नहीं हो रही है। आए दिन दुर्घटना के कारण मौत की खबरें सामने आती रहती है, लेकिन मृतकों के परिवार वालों को कोई मुआवजा नहीं मिलता है। इसके कारण बिहार में अधिकतर गाड़ियां बिना बीमा के सड़कों पर दौड़ रही है। भारतीय बीमा नियामक और फिर विकास प्राधिकरण की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार बिहार में 57% गाड़ियां बिना बीमा के हैं। हालांकि गाड़ियों का बीमा राष्ट्रीय औसत भी 50% ही है। बिना थर्ड पार्टी बीमा के सड़क पर गाड़ी चलाना कानूनी तौर पर जुर्म है। पकड़े जाने पर गाड़ी मालिकों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है। जब बिहार में जीवन और फिर स्वास्थ्य बीमा की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। प्रति 1000 व्यक्ति पर बिहार में जहां 165 लोगों ने जीवन बीमा लिया है, वहीं राष्ट्रीय आंकड़ा 262 लोगों का है। जब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़ दिया जाए तो फिर महज 85 लाख लोग ही स्वास्थ्य बीमा से कवर हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार से बाहर जाकर के नए साल का जश्न मनाना बेहद महंगा होने वाला है। बिहार की राजधानी पटना से 1 जनवरी को हवाई सफर करना महंगा हो गया है। जब 1 जनवरी को पटना से चेन्नई जाने का विमान किराया 12,000 रुपये और पुणे और फिर बेंगलुरु का 10,000 रुपये के पार हो गया है। दरअसल पटना से नव वर्ष मनाने के लिए इन जगहों पर जाने वालों की बड़ी संख्या के कारण विमान किराए में ये वृद्धि हुई है। दिल्ली जाने का विमान किराया 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक लगातार 4 दिन 6353 रुपये से के स्तर पर बना हुआ है। ये दिल्ली जाने के सामान्य न्यूनतम विमान किराया से लगभग 2.25 गुना है। अगले 3-4 दिनों में इन जगहों पर विमान किराया और भी बढ़ने की संभावना है। दोस्तों बात करते हैं कि बढ़ते ठंड के साथ ही बिहार में चोरी की वारदातें भी बढ़ने लगी है। शातिर चोर लगातार चोरी की घटना को अंजाम देकर के पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ताज़ा मामला बिहार के बेगूसराय से सामने आया है, जहां चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया है। चोरों ने दुकान का शटर काट करके लाखों की चांदी और सोने के गहने चुरा करके फरार हो गए। यह घटना बखरी थाना क्षेत्र के बखरी बाजार में स्थित बंधु ज्वेलर्स नामक दुकान की है। बताया जा रहा है कि हर दिन की तरह रविवार की रात दुकान को बंद करने के बाद स्वर्ण कारोबारी अपने घर चले गए थे। देर रात चोरों ने बंधु ज्वेलर्स पर धावा बोल दिया और दुकान का शटर काट करके तिजोरी में रखा 3 किलो चांदी और करीब 15 सोने के गहने चुरा करके फरार हो गए। पीड़ित कारोबारी सोमवार की सुबह जब अपनी दुकान खोलने के लिए पहुंचा तो फिर टूटा हुआ शटर देख करके हैरान रह गया। जब शटर को उठा करके देखा तो फिर तिजोरी में रखे गहने, सोने चांदी सब गायब थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के रोहतास में एसिड अटैक के 86 दिन बाद एक 11 साल की बच्ची की जान चली गई। नाबालिग की मौत की सूचना से इलाके के लोग काफ़ी मर्माहत है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। यह घटना बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज की है, जहां मामूली विवाद में पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने घर की खिड़की से नाबालिग बच्ची पर एसिड से अटैक कर दिया। यह घटना के करीब 3 महीने बाद आज पीड़ित ने दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि घटना 29 सितंबर 2022 की बताई जा रही है, जहां मामूली विवाद में पड़ोसी युवक ने रात्रि में घर की खिड़की से एसिड फेंक दिया। इस घटना में मां बेटी झुलस गई थी। इलाज के बाद सभी की स्थिति में सुधार भी हुआ था, लेकिन बाद में बच्ची गुड़िया बीमार रहने लगी और घटना के करीब 3 महीने के बाद इलाज के दौरान जान चली गई। इस घटना से परिवार वालों के बीच कोहराम मचा हुआ है। परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल है। परिवार के साथ साथ इलाके के लोग भी आरोपी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस घटना से पूरे गाँव में मातम का माहौल है। और दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, जब दोनों के बीच 30 दिसंबर को मुलाकात होगी। जब पिछले एक पखवाड़े में ये दूसरा मौका है जब तेजस्वी की मुलाकात भाजपा के 2 शीर्ष नेताओं से हो रही है। इसके पहले वे अमित शाह से मिले थे और अब पीएम मोदी से मिल रहे हैं। जब पीएम मोदी नमामि गंगे से जुड़े एक कार्यक्रम को लेकर के कोलकाता में रहेंगे, इसमें गंगा बेसिन से जुड़े राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। हालांकि बिहार का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करेंगे। वह कार्यक्रम में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होंगे और पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी। इसके अलावा इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उपस्थित रहेंगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र प्रायोजित योजना नमामि गंगे के एक हिस्से का उद्घाटन करने के लिए कोलकाता में रहेंगे। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रहेगी। वहीं तेजस्वी यादव की पीएम मोदी से मुलाकात होगी। नमामि गंगे परियोजना गंगा नदी को स्वच्छ करने की एक परियोजना है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इनकी शुरुआत की थी। इसके तहत गंगा में 2525 किलोमीटर के बहाव क्षेत्र में गंगा को नॉर्मल और स्वच्छ बनाना है। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी द्वारा पूछे गए 7 सवालों का जेडीयू ने करारा जवाब दिया है। यह पार्टी के उपाध्यक्ष संजय सिंह ने सुशील कुमार मोदी को ज्ञान बनाने की नसीहत दे डाली है। संजय सिंह ने कहा है कि जनवरी 2022 में विशेष न्यायालय के गठन के बाद केवल एक अभियुक्त ऐसा था जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, लेकिन इसके बाद से 198 अभियुक्तों को 5 साल, 9 अभियुक्तों को 6 साल, 23 अभियुक्तों को 7 साल, 6 अभियुक्तों को 8 साल और 33 अभियुक्तों को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। इसके पहले जो जहरीली शराब से घटना घटी थी उनमें 12 अभियुक्तों को उम्र कैद हुई है। वहीं सुशील कुमार मोदी के एक और सवाल का जवाब देते हुए जेडीयू नेता ने कहा कि बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2016 की धारा 42 के तहत कन्विक्शन के बाद मुआवजा का नियम है। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमलावर रहने वाली
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ शांत नजर आ रही है, जब फिलहाल की दो सियासी घटनाओं ने चर्चा तेज कर दी है। सीएम ममता बनर्जी ने हाल ही में अमित शाह से मुलाकात की, वहीं कुछ समय पहले उन्होंने विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का जिम्मेदार पीएम को मानने से इनकार कर दिया था। सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल ने भाजपा के दोनों शीर्ष नेताओं के खिलाफ अपना रुख नरम कर दिया है? बुधवार को ही सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वे कोलकाता में होने वाले उन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी जहां पीएम मोदी भी शामिल होने वाले हैं। 16 दिसंबर को ममता बनर्जी और अमित शाह के बीच 15 मिनट की एक बैठक सीएम के कमरे में हुई थी, जब बीते महीने दिल्ली यात्रा के दौरान भी उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। उस दौरान राज्य में सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र में विस्तार के फैसले को वापस लेने की मांग उठाई गई थी। दोनों नेताओं को लेकर के बदले तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो के रुख के कई कारण गिनाए जा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार प्रदेश की आर्थिक तंगी के चलते हुए मजबूर हैं और उन्हें केंद्र से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी के सूत्रों का कहना है कि केंद्र के फंड वितरण रोकने के फैसले से प्रदेश प्रशासन को झटका लगा है और सीएम उनकी सरकार के आर्थिक भार को कम करने में पीएम और फिर गृह मंत्री की मदद चाह रही है। आज एक बैठक होने वाले हैं। ये बैठक पटना कॉलेज में बुलाई गई है। अभ्यर्थियों की मांग है कि पेपर लीक के कारण बीएसएससी की तृतीय स्नातक परीक्षा रद्द कर दी जाए, जबकि आयोग का कहना है कि परीक्षा शुरू होने के बाद पेपर लीक हुआ है, इसे रद्द करने की ज़रूरत नहीं है। बीएसएससी के अभ्यर्थियों में पेपर लीक के बाद से ही काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि हमारे होम टाउन से दूर परीक्षा का सेंटर दिया गया था, कड़ाके की ठंड में भी हमने इतना दूरी तय कर की और एग्ज़ाम दिया। इसके बाद खबर आई है कि परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो गया था। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि बीएसएससी की तृतीय स्नातक परीक्षा रद्द कर दी जाए। दोस्तों, बात करते हैं कि जनसुराज पद यात्रा के 85वें दिन पूर्वी चंपारण में मीडिया से रविवार को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 25 से 40 हज़ार रुपये घूस की राशि ली जाती है, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में व्यवस्थित तरीके से 40 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से विधायक से लेकर के अफसर और जनप्रतिनिधि तक व्यवस्थित तरीके से गरीब जनता को काट रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मौजूदा समय में सरकार की दो योजनाएं चल रही है। एक प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 25 से 40 हज़ार रुपये घूस की राशि ली जाती है, और दूसरी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें विधायक समेत जनप्रतिनिधि और फिर अफसर मिलकर के 40 रुपये प्रति क्विंटल ले रहे हैं, जिसकी वजह से लाभार्थियों को 5 के बजाय 4 या फिर 4.5 किलो ही अनाज मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ उनके ही पार्टी के ज्यादातर विधायक नेता उठा रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ज़्यादातर लोगों को 5 किलो अनाज नहीं मिलता है, उन्हें 4 या फिर 4.5 किलो ही अनाज मिलता है। वहीं उन्होंने स्वच्छ भारत योजना को लेकर के भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि स्वच्छता के नाम पर जितने भी गाँव को ODF घोषित किए गए हैं, वे पूरी तरीके से झूठ है। इस यात्रा के दौरान पैदल ही हम लोग चल रहे हैं, खुले में शौच आज भी बिहार की सच्चाई है। इस योजना को लेकर के लोगों ने बताया है कि 2000 रुपये देना होता है, इसके बदले आपको 12,000 रुपये मिल जाते हैं। आप चाहे तो शौचालय बनाइए या फिर नहीं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर के भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि ललन सिंह को जदयू से निकालने की तैयारी हो रही है। इससे पहले भी उन्हें निकाला जा चुका है। इसको लेकर के बिहार की सियासत एक बार फिर से गरमाने वाली है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके जदयू को लेकर के कहा है कि जो भी इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है उसे पार्टी से निकाल दिया गया है। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो पहले भी पार्टी से निकाला जा चुका है, लेकिन अब लगता है कि फिर से इसकी तैयारी हो रही है। संजय जायसवाल ने कहा कि आज जदयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र छोटा क्यों गया, तो इसका अर्थ है कि वे ललन सिंह जी के निर्णय के विरोध में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कुछ दिन में आप ये भी सुने कि वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी दल से बाहर का रास्ता उनके प्रवक्ताओं ने दिखा दिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की छात्राएं किसी से कम नहीं हैं। छात्राओं की हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम सदैव उनके साथ खड़े हैं। हम सबको मिलकर के एक नया बिहार बनाने में अपना योगदान देना है। ये बातें मैं नहीं बल्कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कही है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में लड़कियों की शिक्षा के लिए भी उपाय किए जाएंगे। इस मौके पर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा
कि भारत ज्ञान की भूमि है, शिक्षा से विनम्रता आती है जो हर प्रकार के नफरत को दूर भगाती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में हार कपा देने वाली ठंड के बीच सभी सरकारी स्कूल बंद होने का आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बिहार में बढ़ती ठंड के चलते सभी सरकारी स्कूलों में 26 से 31 दिसंबर तक छुट्टी रहेगा। जब बिहार में इन दिनों शीतलहर चल रही है, ठंड में बच्चों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। जारी आदेश में यह भी साफ कह दिया है कि 31 दिसंबर के बाद भी अगर मौसम की स्थिति खराब हो रही तो फिर ये छुट्टी कुछ दिन और बढ़ा दी जाएगी। आपको बता दें कि राजधानी पटना में आज न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। दोस्तों बात करते हैं कि चीन और अमेरिका समेत विश्व के यानी कि दुनिया के अन्य देशों में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच भारत सरकार अलर्ट हो गई है और कोरोना के संभावित खतरे से निपटने के लिए सभी तरह की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। जब कोरोना को लेकर के केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है और सतर्क रहने को कहा गया है। केंद्र के निर्देश पर बिहार में भी सरकार अलर्ट हो गई है और संभावित खतरे को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि भले ही बिहार में कोरोना 0 पर पहुंच गया हो, लेकिन कोरोना की जांच लगातार जारी है। देश में जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से बिहार में इसको लेकर के सतर्कता बढ़ती गई है। जांच और टीकाकरण के साथ साथ लोगों के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। हर दिन 45 से 50 हज़ार लोगों की जांच बिहार में हो रही है। इसके साथ ही लोगों के टीकाकरण का काम भी चल रहा है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।